विद्यार्थी मित्रों, आपको 12 भूगोल पाठ 1 के 2 पार्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 2 वीडियो भेज चुका हूँ। पार्ट 1 में भूगोल क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, इसकी व्याख्या समझाई गई है। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, मानव भूगोल के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, उसके बारे में चर्चा हुई है। मानव पार्ट 2 में मानव भूगोल के कार्यक्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। आशा है कि दोनों पार्ट में जो वीडियो भेजा गया है आप उसको ध्यान से सुने होंगे और तैयार किए होंगे। आज पाठ 1 मानव भूगोल परिचय का तीसरा भाग पार्ट 3 और अंतिम भाग है, जिसमें मानव भूगोल के अध्ययन के अभिगमों के बारे में चर्चा होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, मानव भूगोल के इर्द गिर्द चारों तरफ केवल 2 ही मुख्य बिंदुओं का अध्ययन होता है। 2 ही बिंदु घूमते हैं, पहला है मानव और दूसरा है पर्यावरण। तो मानव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, इन संबंधों की चर्चा में मानव भूगोल में केंद्र स्थान पर मानव को ही रखा गया है। अर्थात मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों की चर्चा ही मानव भूगोल में होती है और इन संबंधों के विश्लेषण के लिए अलग अलग अभिगमों को अपनाया गया है, जिसमें समय परिवर्तन के साथ साथ मानव भूगोल की विषय वस्तु और उसके अध्ययन करने की पद्धतियाँ, प्रवृत्तियाँ एवं अभिगमों में लगातार परिवर्तन हो रहा है। विद्यार्थी मित्रों, मानव भूगोल के अभ्यास के जो अभिगम हैं, कुल 5 अभिगम हैं, जिसमें से पहला अभिगम है ऐतिहासिक अभिगम, दूसरा अभिगम है क्षेत्रीय विश्लेषण अभिगम, तीसरा है पारिस्थितिकीय विश्लेषण अभिगम, चौथा है व्यवहार लक्षी अभिगम और 5वां है मानव कल्याण लक्षी अभिगम। ये कुल 5 अभिगम हैं मानव भूगोल के अध्ययन के लिए। अब इसमें से हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, मानव भूगोल के अध्ययन के जो अभिगम हैं, उसमें पहला अभिगम है ऐतिहासिक अभिगम। तो मानव की जब उत्पत्ति हुई, उसकी उत्पत्ति से लेकर और वर्तमान समय तक मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के साथ जो संबंध रहा है, जो परिवर्तनशील संबंध रहा है, वो उसका अध्ययन जो है ऐतिहासिक अभिगम में किया जाता है। जैसे 18वीं शताब्दी की जो औद्योगिक क्रांति हुई, तो उस औद्योगिक क्रांति के बाद मानव ने तकनीकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे मानव के जीवन जीने की शैली में परिवर्तन हुआ है। अर्थात जो पहले का मानव था, उसका जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ संबंध था, जिस प्रकार की वो क्रियाएं करता था, पर्यावरण के साथ जो उसका संबंध था, उसकी अपेक्षा वर्तमान समय में तकनीकी और विज्ञान के उपयोग के कारण काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस अभिगम द्वारा मानव एवं पर्यावरण के समय के साथ हुए परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से हम जान सकते हैं। ये रहा आपका ऐतिहासिक अभिगम। दूसरा है क्षेत्रीय विश्लेषण अभिगम। इस अभिगम से विश्व के विभिन्न प्रदेशों एवं भागों में रहने वाले मानव के मानव सर्जित पर्यावरण को प्राधान्यता दी गई है। कहने मतलब ये है कि विश्व के जो अलग अलग प्रदेश हैं और उन प्रदेशों में जो लोग निवास करते हैं, वहाँ के मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण के उपयोग द्वारा किस प्रकार के मानव सर्जित पर्यावरण को जन्म दिया है, इसको प्रधानता दी जाती है। तो इस प्रकार के अभिगम से मानव जीवन की शैली,
मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? प्राकृतिक पर्यावरण पर आधारित थी। विद्यार्थी मित्रों, ध्यान देने वाली बात है कि मानव और प्राकृतिक पर्यावरण दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हैं। ये तो हुआ क्षेत्रीय विश्लेषण अभिगम। तीसरा है पारिस्थितिकीय विश्लेषण अभिगम, इकोलॉजिकल एनालिसिस अप्रोच। मानव अपनी प्रवृत्तियों का प्राकृतिक पर्यावरण में किस प्रकार समायोजन करता है। कहने मतलब कि मानव जो भी प्रवृत्तियां करता है, कभी कभी उसे प्राकृतिक पर्यावरण के साथ में तालमेल भी स्थापित करना पड़ता है, एवं वो तकनीकी विकास द्वारा प्राकृतिक प्रतिकूलताओं का सामना किस प्रकार करता है। जैसे कोई ध्रुवीय प्रदेश है और ध्रुवीय प्रदेश के लोग हैं, वहाँ की ठंडी जलवायु है, तो या गर्म प्रदेश के लोग हैं, तो तकनीकी विकास से वहाँ के लोग, वहाँ का मानव वो प्राकृतिक प्रतिकूलताओं का सामना करता है। उसका विश्लेषण इस अभिगम द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ अनुकूलन स्थापित करने में जो पारिस्थितिक एवं परिवर्तन देखने को मिलता है, उसका अध्ययन इस अभिगम में शामिल है। इसमें पारिस्थितिकीय विश्लेषण में दो विचारधाराएं इस अभिगम के साथ जुड़ी हुई हैं। पहला है निश्चयवाद, जिसको हम नियतिवाद कहते हैं, और दूसरा है संभावनावादी विचारधारा। ये दो विचारधाराएं इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। अब सबसे पहले हम निश्चयवादी विचारधारा के बारे में समझेंगे। निश्चयवादी विचारधारा क्या है? इसका एक दूसरा नाम है नियतिवादी विचारधारा, इसको नियतवाद भी कहते हैं। तो निश्चयवाद की विचारधारा के अनुसार मनुष्य की सभी क्रियाएं प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती हैं। कहने मतलब मानव स्वतंत्र नहीं है। मानव जो भी कुछ करेगा उसे प्राकृतिक पर्यावरण की देखरेख में भी कोई भी प्रवृत्ति करना है। ये विचारधारा मानव को निष्क्रिय परिबल मानती है, अर्थात मानव की अपेक्षा प्राकृतिक पर्यावरण सर्वोपरि है। कोई भी मानव समुदाय या राष्ट्र का इतिहास, मानव संस्कृति, मानव की जीवन शैली, मानव की विकास की यात्रा आदि को प्राकृतिक पर्यावरण असर करता है। ये विचारधारा मानव पर प्राकृतिक स्थिति का प्रभाव समझाती है और 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक ये विचारधारा विकसित होती रही। विद्यार्थी मित्रों, निष्कर्ष इस विचारधारा के निकलता है कि निश्चयवाद की विचारधारा के अनुसार मानव स्वतंत्र नहीं है। मानव को कोई भी निर्णय लेना है, किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करना है, तो प्राकृतिक पर्यावरण के अनुरूप, प्राकृतिक पर्यावरण की देख रेख में ही वो प्रवृत्ति कर सकता है। हिप्पोक्रेटस, एरिस्टोटल, हेरोडोटस, स्ट्राबो आदि विद्वानों ने मानव पर प्राकृतिक स्थिति का प्रभाव समझाया था। इसके पश्चात कांट, हम्बोल्ट, रिटर, कुमारी एलन सेम्पल तथा एल्सवर्थ हंटिंगटन के द्वारा इस विचारधारा को समर्थन भी प्राप्त हुआ था। विद्यार्थी मित्रों, कुमारी एलन सेम्पल तथा एल्सवर्थ हंटिंगटन नियतिवाद या निश्चयवाद की विचारधारा के सक्रिय समर्थक थे। यहाँ पर एक बात का प्रश्न बनता है कि नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा के प्रखर समर्थक कौन थे? तो निश्चयवाद या नियतिवाद की विचारधारा के प्रखर समर्थक कुमारी एलन सेम्पल तथा एल्सवर्थ हंटिंगटन थे। ये तो हुई निश्चयवादी विचारधारा। दूसरी विचारधारा है संभावनावाद। संभावनावाद विचारधारा कौन सी है? बिल्कुल स्पष्ट है कि ये नियतिवाद की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। जैसे निश्चयवाद या नियतिवाद में प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है, लेकिन संभववाद की विचारधारा में प्रकृति की तुलना में मानव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मानव सर्वोपरि है, मानव को सक्रिय रूप में देखा गया है। तो संभावनावाद शब्द का उपयोग करने वाले कौन थे? यहाँ एक वाक्य प्रश्न बनता है कि संभावनावाद शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो संभावनावाद शब्द का सर्वप्रथम उपयोग लुसियन फावरे ने किया था। उनका क्या मानना है? उनका ये मानना है कि मनुष्य संभावनाओं का स्वामी है। प्रकृति के तत्वों के उपयोग के विषय में निर्णय लेने में मानव स्वतंत्र है। भूगोलवेत्ता विडाल डी ब्लास ने इस विचारधारा का व्यवस्थित प्रचार प्रसार किया था। संभववादी विचारधारा की कई विद्वानों ने आलोचना की थी,
ग्रिफिथ टेलर ने निश्चयवादी विचारधारा एवं संभववादी विचारधारा का समन्वय करते हुए एक नई विचारधारा को जन्म दिया है। उस विचारधारा का नाम है नव निश्चयवाद या नव नियतिवादी नामक स्वतंत्र विचारधारा, जिन्होंने समझाया था कि मानव को प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति का उपयोग करना है। मानव सांस्कृतिक पर्यावरण को मर्यादित करके प्राकृतिक तत्वों का उपयोग कर सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, प्राकृतिक पर्यावरण का नुकसान होगा तो मानव समाज के सामने मानव सर्जित अनेकों समस्याएं खड़ी होंगी, अर्थात मानव विकास अवरुद्ध होगा। ये हुआ संभववाद। अब एक बार संक्षेप से दोनों नियतिवाद और संभववाद दोनों विचारधारा में क्या अंतर है इसको हम समझ लेते हैं। कि जो निश्चयवाद विचारधारा है, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की सभी क्रियाएं पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती हैं, जबकि संभववाद क्या कहता है? संभववाद विचारधारा ये कहती है कि कहीं कुछ भी अनिवार्य नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं मौजूद हैं और मानव संभावनाओं का स्वामी है। निश्चयवाद की विचारधारा के अनुसार मानव भौतिक परिबलों के समक्ष निष्क्रिय है, जबकि संभववाद की विचारधारा ये कहती है कि मानव भौतिक परिबलों में सर्वोपरि है और प्रकृति के उपयोग के निर्णय लेने का मानव को स्वतंत्र अधिकार है। निश्चयवाद की विचारधारा के प्रखर समर्थक कौन थे? कांट, हम्बोल्ट, रिटर, कुमारी एलन सेम्पल, हंटिंगटन आदि निश्चयवाद की विचारधारा के प्रखर समर्थक हैं, जबकि संभववाद की विचारधारा के प्रखर समर्थक लुसियन फावरे, पोल, विडाल डी लाप्लास आदि इस विचारधारा के प्रखर समर्थक हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये तो हुई पारिस्थितिकीय विश्लेषण के अंतर्गत निश्चयवाद और संभववाद की विचारधारा। अब इसके बाद आता है निश्चयवाद और संभववाद पारिस्थितिकीय विश्लेषण के बाद में चौथी विचारधारा आती है व्यवहार लक्ष्य विज्ञान, बिहेवियरल अप्रोच। विद्यार्थी मित्रों, व्यवहार लक्ष्य विज्ञान इसका नाम इसलिए दिया गया है कि किसी भी क्षेत्र में मानव के द्वारा जिस सांस्कृतिक पर्यावरण का जन्म होता है, उस क्षेत्र का जो मानव है उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी मान्यताएं, मूल्य, व्यवहार, रीति रिवाज आदि का परिणाम है। कहने मतलब यदि किसी भी क्षेत्र में जिस सांस्कृतिक पर्यावरण का जन्म होता है वो मानव के व्यक्तिगत गुणों, मान्यताओं, मूल्यों, व्यवहारों और रीति रिवाजों का परिणाम है। किसी भी प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति वहाँ के लोगों के व्यवहार पर व्यापक असर करती है। मानव समुदाय के व्यवहार एवं जीवन शैली से सांस्कृतिक पर्यावरण का उद्भव होता है। पांचवी विचारधारा है मानव कल्याण लक्ष्यी अभिगम। विद्यार्थी मित्रों, ये अभिगम खास करके गरीबी, बेरोजगारी, अकाल, युद्ध, रंगभेद, जाति भेद, वर्ग विग्रह, आतंकवाद, मानव सर्जित दुर्घटनाओं आदि का प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में प्रादेशिक अध्ययन करता है। विद्यार्थी मित्रों, ये जो मुख्य समस्याएं बताई गई हैं, इन सभी समस्याओं का यदि प्रादेशिक अध्ययन करना है तो इन समस्याओं का प्रादेशिक अध्ययन मानव कल्याण लक्ष्यी अभिगम के अंतर्गत किया जाता है। ये अभिगम सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं पर बल देता है, जिनके द्वारा विश्व के तमाम नागरिकों को विश्व के सभी संसाधनों पर समान अधिकार एवं नियंत्रण प्राप्त हो सका है, सामाजिक न्याय हेतु कार्य कर सकें। ये इस विचारधारा का खास उद्देश्य है। मानव को उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं आसानी से मिलती रहें। जो भी मानव की ज़रूरतें हैं, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र हो, मकान हो, और मानव कल्याण हो। मानव कल्याण अर्थात मानव के समझ किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई चुनौती न हो। मानव भूगोल के अभिगमों के विषय में रिटर, रेटजेल, हंटिंगटन, ब्लास, बोन्स, डिमांजिया, फ्रेंच, ट्रेवार्था, डिकन्स, व्हाइट इन विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये तो रहा पांचों अभिगम के बारे में, जिसकी आप मानव भूगोल के अभ्यास से अभिगम कौन कौन से अभिगम थे पांचों, एक बार फिर से सुन लीजिए उन पांचों अभिगमों के बारे में। पहला अभिगम था ऐतिहासिक अभिगम, दूसरा क्षेत्रीय विश्लेषण अभिगम, तीसरा था पारिस्थितिकीय विश्लेषण अभिगम, चौथा था
व्यवहार लक्ष्यी अभिगम और पांचवा था मानव कल्याण लक्ष्यी अभिगम, जिसमें पारिस्थितिकीय विश्लेषण अभिगम के दो विचारधाराएं अलग अलग थी, निश्चयवाद और संभववाद। दोनों विचारधाराओं को विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है और दोनों विचारधाराओं में क्या अंतर है इसके बारे में भी बताने का प्रयास किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, अब इसके बाद मानव भूगोल के अभिगमों की यदि तुलना करनी हो तो तुलना कैसे करेंगे। यहाँ पर जैसे पहले हमने निश्चयवाद और संभववाद में तुलना की थी, तो यहाँ पर मानव भूगोल के अभिगमों की तुलना करनी हो तो उसके लिए मानव भूगोल के अभिगम तुलना कि मानव भूगोल के अध्ययन के जो भी अभिगम हैं, 5 अभिगम हैं, उन पांचों अभिगमों में मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। पांचों अभिगम हैं, जिसमें से जो निश्चयवादी विचारधारा है, निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य की सभी प्रवृत्तियां पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती हैं, अर्थात पर्यावरण से हटकर मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। किसी भी राष्ट्र का इतिहास, वहाँ की संस्कृति, लोगों की जीवन शैली एवं विकास की दिशा पर प्राकृतिक पर्यावरण का व्यापक असर देखने को मिलता है। यह है निश्चयवादी विचारधारा। अब इसके विपरीत दूसरी विचारधारा जो संभावनावादी विचारधारा है कि संभावनावादी विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण के बदले उसकी जगह मानव को अधिक महत्व दिया गया है। मानव को ये माना गया है कि मानव स्वयं संभावनाओं का स्वामी है और मानव की सृजन शक्ति के कारण मनुष्य को केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका को प्रधानता प्रदान की गई है। ये हुई निश्चयवादी और संभववादी विचारधारा। अब तीसरे ही ऐतिहासिक अभिगम में क्या कहा गया है कि ऐतिहासिक अभिगम इस बात को प्रमाणित करता है, स्पष्ट करता है कि भौतिक पर्यावरण संतुलन स्थिर रहे तभी मानव कल्याण एवं प्रगति हो सकेगी। कहने मतलब यदि हमारे आसपास का भौतिक पर्यावरण है वो संतुलित है, सुरक्षित है, तभी मानव कल्याण एवं उसकी प्रगति संभव है। प्राकृतिक नियमों का पालन करने से ही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। यदि मानव प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करेगा, उनका पालन नहीं करेगा, तब मानव के समक्ष अनेक प्रकार की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। सांस्कृतिक परिबलों और प्राकृतिक परिबलों के बीच के संबंध निरंतर परिवर्तनशील रहे हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की प्रतिकूल परिस्थिति के सामने अनुकूलन सिद्ध करने के लिए मानव हमेशा प्रयत्नशील रहता है, अर्थात जहाँ का प्राकृतिक पर्यावरण प्रतिकूल है वहाँ पर मानव प्रतिक्षण पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए हमेशा कोशिश में रहता है। मानव कल्याणलक्षी अभिगम क्या साबित करता है? सामाजिक न्याय सिद्ध हो। सामाजिक न्याय सिद्ध हो मतलब सामाजिक न्याय मतलब क्या हुआ कि विश्व के सभी मनुष्यों का जो सृष्टि के संसाधनों पर समान अधिकार प्राप्त हो। जो विश्व के जितने संसाधन हैं उन सभी संसाधनों पर विश्व के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। ये विचारधारा समझाती है कि गरीबी, बेरोजगारी, गृह युद्ध, अराजकता, रंगभेद एवं आतंकवाद आदि जो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं वो संपूर्ण रूप से दूर हों, तभी मानव कल्याण हो सकेगा, तो ही मानव कल्याण संभव है। इस प्रकार मानव भूगोल के अध्ययन के अलग अलग जो अभिगम हैं वो मानव को केंद्र में रखकर और मानवीय गृह के रूप में पृथ्वी के अध्ययन का दिशा दर्शन करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज ये अंतिम मुद्दा था कि मानव भूगोल के अध्ययन के अभिगम, ये पांचों अभिगम हैं। इन पांचों अभिगमों के बारे में संक्षेप में आपको जानकारी दी गई है। आप इसका अध्ययन करें, श्रवण करें और तैयार करें। धन्यवाद।